क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि वह काम आपके लिए ज़रूरी है और फिर भी आप उसे शुरू नहीं कर पाते। किताब खोलकर बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल हाथ में आ जाता है। सुबह तय करते हैं कि आज से ज़िंदगी बदलनी है, लेकिन रात होते होते वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। फिर हम अपने आप से एक बहुत कठोर सवाल पूछते हैं, क्या मैं सचमुच आलसी हूँ? लेकिन अगर आप सच में आलसी हैं, तो आपके मन में इतने अधूरे कामों की चिंता क्यों होती है? आप देर रात तक यह सोचकर परेशान क्यों रहते हैं कि कल से शुरुआत करनी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समस्या सिर्फ आलस है, तो कुछ कामों के लिए हमारे पास अचानक ऊर्जा कहाँ से आ जाती है? यहीं से शुरू होती है द साइकोलॉजी ऑफ लेजी पीपल की सबसे दिलचस्प यात्रा। यह किताब हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि लोग काम टालते क्यों हैं। यह हमारे व्यवहार के पीछे छिपे डर, आदतों, मानसिक थकान, तत्काल खुशी की इच्छा और खुद के बारे में बनी गलत धारणाओं को समझने की कोशिश करती है। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को आप सालों से अपना आलस समझते आए हैं, उसके पीछे कोई बिल्कुल अलग कहानी छिपी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उड़ान बुक्स में। आज की इस यात्रा में हम धीरे धीरे उस मानसिक दुनिया के अंदर उतरेंगे जहां इरादे और काम के बीच दूरी पैदा होती है, जहां इंसान जानता सब कुछ है लेकिन करता नहीं, जहां मैं कल करूंगा सुनने में एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन कई बार यही वाक्य हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। यह यात्रा आपको सिर्फ खुद को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करना नहीं सिखाएगी, बल्कि यह एक ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछेगी, आप काम से बच क्यों रहे हैं? क्योंकि जब कारण समझ में आ जाता है, तभी सही समाधान दिखाई देना शुरू होता है। चैप्टर 1, आलस या उसके पीछे छिपा हुआ कारण। इस चैप्टर में हम सबसे पहले उस सबसे आम गलती को समझेंगे जो हम अपने बारे में करते हैं, हर तरह की निष्क्रियता को एक ही नाम दे देना, आलस। मान लीजिए रोहन नाम का एक युवक है, उसके सामने एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। वह हर सुबह अलार्म लगाता है, उसके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, समय भी है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि इस बार उसे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन जैसे ही पढ़ने का समय आता है, उसका मन अजीब तरह से भारी हो जाता है। वह सोचता है, बस 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूं। 5 मिनट आधे घंटे बन जाते हैं। फिर उसे लगता है कि अब पढ़ने का सही मूड नहीं है। वह तय करता है कि शाम को पढ़ेगा। शाम को उसे याद आता है कि बहुत देर हो गई है, इसलिए वह सोचता है कि कल सुबह से एकदम नई शुरुआत करेगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे रोहन खुद को एक शब्द से पहचानने लगता है, मैं बहुत आलसी हूं। लेकिन एक दिन उसका वही दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता है। रोहन तुरंत तैयार हो जाता है। वहां वह घंटों दौड़ता है, हंसता है, खेलता है और बिल्कुल थका हुआ दिखाई नहीं देता। तो सवाल है, अगर उसके पास ऊर्जा ही नहीं थी, तो खेलते समय वह ऊर्जा कहां से आई? यही वह जगह है जहां हमें आलस को थोड़ा गहराई से देखना होगा। हर बार काम न करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति काम करने में अक्षम है। कई बार हमारा दिमाग उस काम से जुड़ी किसी मानसिक असुविधा से बच रहा होता है। कोई काम कठिन लग सकता है, कोई काम हमें असफल होने का डर दिला सकता है, कोई काम इतना बड़ा दिखाई देता है कि शुरुआत ही भारी लगने लगती है। और कई बार हमारा मन उस काम से मिलने वाले भविष्य के लाभ की तुलना में वर्तमान समय की आसान खुशी को ज्यादा आकर्षक मानता है। रोहन किताब से नहीं, शायद किताब खोलने पर पैदा होने वाली भावना से बच रहा था। उसे डर हो सकता था कि पढ़ने के बाद भी वह परीक्षा में सफल नहीं होगा। उसे यह महसूस होता होगा कि पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है। शायद वह पहले से पिछड़ चुका था और हर बार किताब देखकर उसे अपनी देरी याद आ जाती थी। इसलिए उसका दिमाग एक आसान रास्ता चुनता था, ऐसी चीज की तरफ जाना जहां तुरंत अच्छा महसूस हो। यही मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। हम अक्सर काम को नहीं, काम से जुड़ी असुविधाजनक भावना को टालते हैं। इसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर समस्या का नाम आलस रख देंगे, तो आपका समाधान भी गलत दिशा में जाएगा। आप खुद को डांटेंगे, गिल्ट महसूस करेंगे और सोचेंगे कि आपको बस ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन अगर असली समस्या डर है, तो केवल डांटना डर को खत्म नहीं करेगा। अगर समस्या काम का बहुत बड़ा दिखाई देना है,
तो मोटिवेशन के एक साधारण प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। आपने तय किया कि आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है। रोज व्यायाम करना है, पढ़ना है, नया स्किल सीखना है और सोशल मीडिया कम करना है। यह सुनने में प्रेरणादायक है, लेकिन दिमाग के लिए यह एक विशाल मानसिक बोझ बन सकता है। इसके बजाय अगर आप सिर्फ इतना तय करें कि आज शाम जूते पहनकर 5 मिनट टहलना है, तो शुरुआत का प्रतिरोध कम हो जाता है। यही बात हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करनी चाहिए। जब भी आप किसी काम को लगातार टाल रहे हों, तुरंत खुद को आलसी मत कहिए। एक पल रुककर पूछिए, मैं वास्तव में किस चीज से बच रहा हूं? काम से या उस भावना से जो यह काम मेरे अंदर पैदा कर रहा है? अगर उत्तर डर है तो डर को पहचानिए। अगर काम बहुत बड़ा है तो उसे छोटा कीजिए। अगर शुरुआत स्पष्ट है तो अगला एक कदम तय कीजिए। अगर आपका मन थका हुआ है तो उसे आराम की जरूरत हो सकती है, न कि आत्म आलोचना की, क्योंकि खुद को आलसी कहने की आदत एक और खतरनाक चीज पैदा करती है। धीरे धीरे हम अपने व्यवहार को अपनी पहचान मान लेते हैं, और जब इंसान यह मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, तब वह बदलने की कोशिश भी कम करने लगता है। लेकिन अगर आलस हमेशा हमारी असली पहचान नहीं है, तो फिर वह कौन सी मानसिक ताकत है जो हमें बार बार आसान रास्ते की ओर खींच लेती है? क्यों हमारा दिमाग भविष्य के बड़े लाभ की तुलना में वर्तमान की छोटी सी खुशी को चुन लेता है, जबकि हम जानते हैं कि बाद में हमें इसका पछतावा होगा? यहीं से हमारी यात्रा और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं रहा कि हम काम टालते क्यों हैं, बल्कि यह है कि हमारा अपना दिमाग हमें इस टालने के व्यवहार के लिए इतनी आसानी से क्यों। चैप्टर 2, तत्काल सुख का जाल। हमारा अपना दिमाग हमें इस टालने के व्यवहार के लिए इतनी आसानी से क्यों मना लेता है? इसका एक बड़ा कारण है कि हमारा मन अक्सर 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच चुनाव करता है। पहली दुनिया है अभी की दुनिया, जहां मोबाइल खोलते ही मनोरंजन मिलता है, आराम करते ही थकान कम महसूस होती है, और किसी कठिन काम को टालते ही मन को तुरंत राहत मिलती है। दूसरी दुनिया है भविष्य की दुनिया, जहां मेहनत का परिणाम बाद में मिलेगा, सफलता के लिए इंतजार करना होगा, और आज की मेहनत का फायदा शायद कई दिनों, महीनों या सालों बाद दिखाई देगा। दिमाग के लिए इन दोनों में से पहली दुनिया अक्सर ज्यादा आकर्षक लगती है। मान लीजिए, सीमा ने फैसला किया कि उसे रोज सुबह जल्दी उठकर एक नया कोर्स पढ़ना है। पहले दिन वह उत्साह से किताब खोलती है, लेकिन 10 मिनट बाद उसका मोबाइल एक नोटिफिकेशन के साथ चमकता है। वह सोचती है, बस 1 मिनट देख लेती हूं। वह नोटिफिकेशन खोलती है, फिर दूसरा मैसेज, फिर एक छोटा वीडियो, फिर दूसरा वीडियो। देखते देखते 40 मिनट निकल जाते हैं। अब सीमा को एहसास होता है कि उसे पढ़ना चाहिए था। उसके भीतर गिल्ट आता है, लेकिन साथ ही एक और विचार आता है, अब तो मूड ही खराब हो गया है, आज नहीं, कल से प्रॉपरली शुरू करूंगी। और यही छोटा सा निर्णय अगले दिन फिर दोहराया जाता है। सीमा पढ़ाई को पसंद नहीं करती, ऐसा जरूरी नहीं है। उसे अपने भविष्य की चिंता भी है। वह कोर्स पूरा करना भी चाहती है। समस्या यह है कि पढ़ाई का लाभ दूर है, जबकि मोबाइल का रिवॉर्ड अभी मौजूद है। यही वह साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे हम तत्काल सुख की प्राथमिकता के रूप में समझ सकते हैं। हमारा दिमाग अक्सर उस रिवॉर्ड को ज्यादा महत्व देता है जो इसी समय मिल रहा हो, भले ही भविष्य में मिलने वाला लाभ उससे कहीं बड़ा क्यों ना हो। सोचिए, एक तरफ है 30 मिनट की मेहनत, उसका परिणाम शायद कई महीनों बाद मिलेगा। दूसरी तरफ है 30 मिनट का आसान मनोरंजन, जिसका आनंद इसी क्षण मिल रहा है। जब हम थके हुए हों, तनाव में हों या पहले से मानसिक रूप से परेशान हों, तब दूसरा विकल्प और भी शक्तिशाली दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि हम कई बार जानते हुए भी गलत चुनाव कर लेते हैं। हम जानते हैं कि देर रात तक स्क्रॉलिंग करने से सुबह मुश्किल होगी, फिर भी उंगली स्क्रीन पर चलती रहती है। हम जानते हैं कि किसी जरूरी काम को टालने से तनाव बढ़ेगा, फिर भी काम शुरू करने की जगह हम कमरे की सफाई करने लगते हैं, अनावश्यक वीडियोस देखने लगते हैं, या अचानक किसी और जरूरी काम में व्यस्त हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि टालने के समय हमें हमेशा आलस जैसा अनुभव नहीं होता। कई बार हम बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन सही काम से बच रहे होते हैं।
यानी व्यक्ति दिन भर सक्रिय रह सकता है और फिर भी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से दूर भाग सकता है। यहीं एक और जाल शुरू होता है, तत्काल राहत का जाल। जब कोई काम हमें भारी लगता है, उसे टालते ही हमें थोड़ी राहत मिलती है, जैसे किसी ने कंधे से बोझ कुछ देर के लिए हटा दिया हो। दिमाग इस राहत को याद रखता है, फिर अगली बार वही काम सामने आता है और हमारा मन फिर उसे टालने की सलाह देता है। इस तरह टालना एक आदत बन सकता है। पहले काम मुश्किल लगता है, फिर हम उसे टालते हैं। टालने से तुरंत राहत मिलती है, बाद में गिल्ट और तनाव बढ़ता है। काम अब पहले से भी ज्यादा भारी दिखाई देता है और फिर हम दोबारा उसे टालते हैं। यही साइकिल धीरे धीरे हमें विश्वास दिलाने लगती है कि हम आलसी हैं, जबकि कई बार हम सिर्फ एक ऐसे व्यवहारिक चक्र में फंस गए होते हैं जिसे हमारा दिमाग बार बार दोहरा रहा है। इसे तोड़ने के लिए सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि मुझे मजबूत बनना है। ज्यादा उपयोगी तरीका यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट और अपने निर्णयों को समझदारी से बदलें। मान लीजिए आपको रोज सुबह लिखना है, लेकिन आप उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। आप अपने आप से यह उम्मीद कर सकते हैं कि आज से आप बहुत डिसिप्लिन्ड बन जाएंगे, लेकिन इससे आसान तरीका है कि रात में मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रख दें और राइटिंग नोटबुक को ऐसी जगह रखें जहां सुबह सबसे पहले आपकी नजर उस पर पड़े। यहां आप अपने कैरेक्टर पर कम और अपने सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल रूप से आप यह भी कर सकते हैं कि बड़े काम का रिवॉर्ड दूर होने के बजाय शुरुआत का रिवॉर्ड पास ले आए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 1 घंटे पढ़ना है तो पहले खुद से यह वादा न करें कि पूरा 1 घंटा पढ़ना ही होगा। सिर्फ 10 मिनट शुरू करें। 10 मिनट पूरे होने पर छोटा ब्रेक लें। दिमाग को यह अनुभव होने लगेगा कि काम शुरू करना। लेकिन इसमें एक सावधानी भी जरूरी है। हर समय खुद को रिवॉर्ड देने की कोशिश में हम फिर उसी तत्काल सुख के जाल में लौट सकते हैं। असली उद्देश्य यह नहीं कि हर कठिन काम को मनोरंजन बना दिया जाए। उद्देश्य यह है कि शुरुआत और रिवॉर्ड के बीच की दूरी इतनी बड़ी न लगे कि दिमाग शुरुआत से ही हार मान ले। अपनी जिंदगी में इसे लागू करने के लिए आज एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। फिर अपने आप से 3 सवाल पूछिए। इस काम का वह कौन सा हिस्सा है जिससे मैं बच रहा हूं? मैं इसकी जगह कौन सा तत्काल सुख चुन रहा हूं? और क्या मैं इस काम को इतना छोटा कर सकता हूं कि शुरुआत करने के लिए मुझे मोटिवेशन का इंतजार न करना पड़े? हो सकता है आपका जवाब आपको चौंका दे। शायद समस्या समय की कमी नहीं है। शायद समस्या यह है कि आपका ध्यान हर कुछ मिनट में किसी आसान रिवॉर्ड की तरफ खींच जाता है। और अगर ऐसा है तो असली लड़ाई केवल आलस से नहीं है। असली लड़ाई उस चीज से है जो हमारी सोच, हमारी एकाग्रता और हमारी इच्छा शक्ति को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। क्योंकि जब हमारा ध्यान बिखर जाता है तब सबसे आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। और फिर धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां काम शुरू करने की इच्छा तो होती है, लेकिन मन स्थिर ही नहीं रह पाता। यहीं एक नया और गहरा सवाल सामने आता है। क्या कभी कभी हमारा आलस वास्तव में आलस नहीं, बल्कि मानसिक थकान और लगातार बिखरे हुए ध्यान का परिणाम होता है? चैप्टर 3, मानसिक थकान और बिखरा हुआ ध्यान। क्या कभी कभी हमारा आलस वास्तव में आलस नहीं, बल्कि मानसिक थकान और लगातार बिखरे हुए ध्यान का परिणाम होता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें उस थकान को देखना होगा जो शरीर से नहीं, बल्कि लगातार सोचने, चुनने और ध्यान बदलते रहने से पैदा होती है। मान लीजिए अमित सुबह उठते ही अपना मोबाइल खोलता है, एक मैसेज का जवाब देता है, फिर न्यूज़ देखता है, उसके बाद सोशल मीडिया। ऑफिस पहुंचकर ईमेल्स, कॉल्स और मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। एक काम करते करते दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है। घर लौटते समय वह सोचता है कि आज उसे अपने जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन शाम को लैपटॉप खोलते ही उसका मन कहता है, आज बहुत थक गया हूं। दिलचस्प बात यह है कि अमित ने शायद कोई बहुत कठिन शारीरिक काम नहीं किया, फिर भी उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को शुरू करने की शक्ति नहीं बची। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरे दिन लगातार एक जगह से दूसरी जगह खींचा जाता रहा। हर नोटिफिकेशन ने उससे प्रतिक्रिया मांगी, हर छोटे निर्णय ने मानसिक ऊर्जा ली।
क्या पहले ईमेल का जवाब दूं? किस मैसेज को इग्नोर करूं? पहले कौन सा काम करूं? ये वीडियो देखूं या नहीं? अभी जवाब दूं या बाद में? एक एक निर्णय छोटा था, लेकिन पूरा दिन ऐसे निर्णयों से भरा हुआ था। यही मानसिक थकान और बिखरे हुए ध्यान का संबंध समझ में आता है। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है जो हर क्षण समान गुणवत्ता के साथ काम करती रहे। लगातार इंटरप्शंस, इंफॉर्मेशन और चॉइसेस के बीच रहने पर मन को दोबारा फोकस में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब शाम को हम उस काम के सामने बैठते हैं जिसके लिए गहरी सोच चाहिए, तब हमें लगता है कि हम आलसी हो गए हैं। असल में हो सकता है कि हमारा ध्यान पहले ही खर्च हो चुका हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार थकान को बहाना बना देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने व्यवहार को सही नाम देना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली थके हुए हैं तो खुद को निकम्मा कहने से ऊर्जा वापस नहीं आएगी। और अगर आप सिर्फ कठिन काम से बच रहे हैं तो हर बार मैं थका हूं कहना भी समाधान नहीं बनेगा। इन दोनों के बीच अंतर पहचानना जरूरी है। एक प्रैक्टिकल संकेत यह हो सकता है कि आप अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में किसी भी मीनिंगफुल काम के लिए ऊर्जा महसूस नहीं कर रहा, या सिर्फ इस एक विशेष काम से बच रहा हूं? अगर आप पढ़ाई के लिए बहुत थके हुए हैं लेकिन उसी समय 3 घंटे तक सीरीज देख सकते हैं, तो शायद मामला केवल शारीरिक थकान का नहीं है। लेकिन अगर साधारण बातचीत, ध्यान केंद्रित करना और छोटे काम भी बोझ लग रहे हैं, तो आपके मन को वास्तव में आराम की जरूरत हो सकती है। यही आम गलती होती है। कुछ लोग हर थकान को आलस समझकर खुद पर दबाव डालते हैं, और कुछ लोग हर रेजिस्टेंस को थकान कहकर कठिन काम से बचते हैं। समझदारी इन दोनों के बीच अंतर देखने में है। मान लीजिए आपको एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करनी है। आप पूरे दिन छोटे छोटे कामों में उलझे रहे। शाम को रिपोर्ट शुरू करना लगभग असंभव लग रहा है। ऐसे समय खुद को यह आदेश देना कि मुझे अगले 3 घंटे लगातार काम करना ही है, शायद रेजिस्टेंस को और बढ़ा दे। इसकी जगह आप 10 मिनट के लिए सभी नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, एक गिलास पानी ले सकते हैं, एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं, फिर रिपोर्ट का सिर्फ पहला हिस्सा खोल सकते हैं। लक्ष्य पूरी रिपोर्ट खत्म करना नहीं, केवल अपना ध्यान एक जगह वापस लाना है। कई बार शुरुआत की असली समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं होती। समस्या यह होती है कि हमारा दिमाग अभी भी पिछले 10 कामों के बीच फंसा होता है। इसीलिए ध्यान को बचाना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन आपके लिए जरूरी नहीं, हर खाली मिनट को इंफॉर्मेशन से भर देना आराम नहीं कहलाता। कई बार हम काम से तो दूर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से लगातार व्यस्त रहते हैं, और यही स्थिति एक अजीब भ्रम पैदा करती है। हम सोचते हैं, मैंने आज कुछ खास किया ही नहीं, फिर भी इतना थका हुआ क्यों हूं? क्योंकि कुछ खास हमेशा उस रूप में दिखाई नहीं देता जिसे हम काम कहते हैं। लगातार स्क्रीन बदलना, तुलना करना, रिएक्ट करना, जानकारी अब्सॉर्ब करना और हर कुछ मिनट में ध्यान बदलना भी मन पर बोझ डाल सकता है। इसे जीवन में लागू करने का एक सरल तरीका है, दिन में कुछ समय को बिना इंटरप्शन के समय में बदलना। उस दौरान केवल एक काम सामने रखें, मोबाइल दूर रखें, जरूरी ना हो तो नोटिफिकेशंस बंद रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, उस समय यह तय न करें कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। सिर्फ इतना तय करें कि आप अपना ध्यान। अगर मन भटकता है तो इसका अर्थ फेलियर नहीं है, ध्यान का काम ही वापस लौटना है। एक और उपयोगी तरीका है अपने दिन में कठिन काम के लिए ऐसी जगह बनाना जहां आपका दिमाग अपेक्षाकृत फ्रेश हो। कुछ लोगों के लिए यह सुबह होती है, कुछ के लिए दोपहर। आपको यह समझना होगा कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण मानसिक ऊर्जा हर दिन कहां खर्च हो रही है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। कई लोग समय भी बचा लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी कम कर देते हैं, पर्याप्त आराम भी कर लेते हैं, फिर भी किसी जरूरी काम की शुरुआत नहीं कर पाते। वे कहते हैं, मेरे पास समय है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, मैं इतना थका भी नहीं हूं, फिर मैं शुरू क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कभी कभी समस्या ऊर्जा या ध्यान की नहीं होती। कभी कभी काम शुरू करते ही हमारे सामने हमारा अपना डर खड़ा हो जाता है। असफल होने का डर, गलत साबित होने का डर, या यह डर
कि कहीं हम कोशिश करके भी उतने अच्छे ना निकले जितना हम अपने मन में खुद को समझते रहे हैं। और जब यह डर बहुत गहरा होता है तब आलस का चेहरा बदल जाता है। वह बाहर से आराम जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह हमें एक कठिन सच से बचा रहा। चैप्टर 4। असफलता का डर और टालने की अदृश्य दीवार। वह बाहर से आराम जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह हमें एक कठिन सच से बचा रहा होता है। कभी कभी हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते कि हमें काम करना पसंद नहीं। हम उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी सफल नहीं हुए तो हमें अपने बारे में कुछ ऐसा मानना पड़ सकता है जिससे हम बचना चाहते हैं। मान लीजिए, निखिल कई वर्षों से कहता है कि उसे एक किताब लिखनी है। उसके पास आइडियाज हैं, वह दूसरों की किताबें पढ़ता है, राइटिंग वीडियोस देखता है और अक्सर सोचता है कि उसके पास एक बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन वह लिखना शुरू नहीं करता। वह कहता है अभी सही समय नहीं है। कभी वह कहता है कि पहले उसे ज्यादा रिसर्च करनी है। कभी उसे लगता है कि बेहतर लैपटॉप चाहिए। कभी वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है और कभी वह खुद से वादा करता है कि अगले महीने से वह रोज लिखेगा। साल बीत जाते हैं। बाहर से देखने पर कोई कह सकता है निखिल आलसी है, लेकिन अगर हम उसके मन के भीतर झांकें तो शायद एक दूसरी कहानी दिखाई दे। जब तक वह किताब लिखता नहीं तब तक उसके पास यह विश्वास बचा रहता है कि मैं एक अच्छा लेखक बन सकता हूं। लेकिन जैसे ही वह लिखना शुरू करेगा उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। शायद पहला ड्राफ्ट खराब होगा, शायद लोग पसंद न करें, शायद उसकी कहानी वैसी महान न निकले जैसी वह अपने मन में सोचता रहा है। यानी शुरुआत केवल काम की शुरुआत नहीं है, शुरुआत एक परीक्षा की तरह महसूस हो सकती है। और कई बार हम परीक्षा में बैठने की जगह यह कल्पना करना पसंद करते हैं कि अगर हम बैठते तो शायद बहुत अच्छा करते। यही टालने का व्यवहार हमें अस्थायी सुरक्षा देता है। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप असफल साबित नहीं हुए। अगर आपने आवेदन ही नहीं भेजा तो रिजेक्शन नहीं मिला। अगर आपने अपना काम किसी को दिखाया ही नहीं तो क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत है। आप फेलियर से तो बच जाते हैं, लेकिन प्रोग्रेस से भी बच जाते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसे एक तरह की सेल्फ प्रोटेक्शन की तरह समझा जा सकता है। हमारा मन हमारी सेल्फ इमेज को बचाना चाहता है। हम खुद को बुद्धिमान, प्रतिभाशाली या सक्षम मानते हैं, लेकिन जब कोई चुनौती उस इमेज को खतरे में डालती है तो दिमाग उस चुनौती से दूरी बनाने के लिए तरह तरह के तर्क पैदा कर सकता है। अभी सही समय नहीं है, पहले पूरी तैयारी कर लूं, मेरा मूड नहीं है, जब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा तब शुरू करूंगा। इनमें से कुछ बातें कभी कभी सही भी हो सकती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन्हें हर बार उसी काम से बचने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण कामों में सर्टेनिटी बहुत कम होती है। आप कोर्स शुरू करेंगे तो यह गारंटी नहीं कि आप सबसे अच्छे बनेंगे। आप बिजनेस शुरू करेंगे तो सफलता तय नहीं होगी। आप वीडियो बनाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे ही, यह निश्चित नहीं। लेकिन अगर हम हर काम के शुरू होने से पहले सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस का इंतजार करेंगे तो शायद हम जीवन के सबसे जरूरी कामों को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। आप रोज सोचते हैं कि पहले पूरी तैयारी करेंगे। आप कई किताबें पढ़ लेते हैं, टेक्निक्स सीख लेते हैं और स्पीचेस देखते रहते हैं, लेकिन जब किसी छोटे ग्रुप के सामने बोलने का मौका आता है तो आप मना कर देते हैं। यहां समस्या नॉलेज की कमी नहीं हो सकती, समस्या एक्सपोजर का डर हो सकता है। आपको बोलना नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया का सामना करना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पहला कदम है अपने टाले हुए काम के पीछे छिपे डर को नाम देना। सिर्फ इतना लिखिए या अपने मन में स्पष्ट कीजिए, अगर मैं यह काम शुरू करूं तो मुझे वास्तव में किस बात का डर है? गलत होने का, लोगों के हंसने का, असफल होने का, या शायद सफल होने के बाद बढ़ती जिम्मेदारी का? कई बार सही सवाल पूछते ही हमारा दूसरा कदम है काम को अपनी पहचान से अलग करना। अगर आपका पहला वीडियो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा खराब क्रिएटर रहेंगे।
अगर पहली परीक्षा में अंक कम आते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। एक परिणाम आपके पूरे व्यक्तित्व का फैसला नहीं करता। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी काम के आउटकम को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं तो छोटी सी असफलता भी बहुत बड़ा खतरा लगने लगती है। लेकिन जब हम काम को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं तो गलती जानकारी बन जाती है। यही कारण है कि परफेक्शनिज्म भी कई बार आलस जैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं तभी शुरू करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, वह वास्तव में शुरुआत को अनिश्चितता से बचाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। लेकिन परफेक्ट शुरुआत की प्रतीक्षा करते करते शुरुआत ही गायब हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में एक छोटा प्रयोग कीजिए। जिस काम को आप लंबे समय से टाल रहे हैं उसे जानबूझकर पूरी तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। उसका एक छोटा इम्परफेक्ट वर्जन बनाइए। एक रफ पेज लिखिए, एक छोटा एप्लीकेशन भेजिए, एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, किसी छोटे ग्रुप के सामने 2 मिनट बोलिए। लक्ष्य खुद को साबित करना नहीं है, लक्ष्य यह अनुभव करना है कि शुरुआत के बाद भी आप सुरक्षित हैं। आप गलती कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है और फिर भी आप सीख सकते हैं। और शायद यही वह जगह है जहां आलसी व्यक्ति की पुरानी पहचान टूटना शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप डर के बावजूद छोटे कदम उठाते हैं, आपको दिखाई देने लगता है कि आप हमेशा काम करने से भाग नहीं रहे थे। कई बार आप केवल उस भावनात्मक खतरे से बच रहे थे जो काम के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन डर को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपने डर को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी हर सुबह वही पुरानी आदतें दोहराते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए, वे यह भी जानते हैं कि क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सही समझ के बावजूद उनका व्यवहार नहीं बदलता। तो फिर सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर समस्या समझ में आ गई है तो बदलाव अपने आप क्यों नहीं आता? शायद इसलिए कि हमारा जीवन केवल इरादों से नहीं चलता। हमारे आसपास मौजूद संकेत, हमारे रूटीन्स और रोज दोहराए जाने वाले छोटे निर्णय चुपचाप हमारे व्यवहार को हमसे ज्यादा प्रभावित कर रहे होते। चैप्टर 5, आदतों का जाल और वातावरण की शक्ति। हमारे आसपास मौजूद संकेत, हमारे रूटीन्स और रोज दोहराए जाने वाले छोटे निर्णय चुपचाप हमारे व्यवहार को हमसे ज्यादा प्रभावित कर रहे होते हैं। यहीं यह समझना जरूरी हो जाता है कि हम हर सुबह बिल्कुल नई इच्छा शक्ति लेकर जीवन शुरू नहीं करते। हमारा दिन अक्सर उन पैटर्न्स पर चलता है जिन्हें हम पहले ही सैकड़ों बार दोहरा चुके होते हैं। मान लीजिए, कविता ने तय किया कि वह हर शाम घर लौटने के बाद 1 घंटा पढ़ेगी। वह इस फैसले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सुबह वह खुद से कहती है, आज चाहे कुछ भी हो, मुझे पढ़ना ही है। शाम को वह घर आती है, वह थकी हुई है, बैग रखती है और लगभग बिना सोचे मोबाइल उठाती है। वह बस कुछ मिनट देखने के लिए बैठती है, फिर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और वीडियोस का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि उसे पढ़ना था, लेकिन अब मन पढ़ाई में लग नहीं रहा। वह फिर खुद को दोष देती है, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन अगर हम कविता के व्यवहार को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न दिखाई देगा। घर आना, बैग रखना और मोबाइल उठाना, यह सीक्वेंस शायद इतना पुराना हो चुका है कि बीच में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कई बार हमारा व्यवहार कॉन्शियस डिसीजन से कम और हैबिट लूप से ज्यादा संचालित होता है। एक संकेत मिलता है, फिर पुराना रूटीन शुरू होता है, उसके बाद कोई रिवॉर्ड मिलता है। कविता के लिए घर आना संकेत है, मोबाइल उठाना रूटीन है और मनोरंजन या तत्काल राहत उसका रिवॉर्ड है। यहां समस्या केवल यह नहीं कि वह पढ़ना नहीं चाहती, समस्या यह है कि उसके सामने एक पुराना रास्ता पहले से बना हुआ है, जबकि नया रास्ता अभी कमजोर है। और यही बात हमें समझाती है कि केवल मजबूत इरादा क्यों पर्याप्त नहीं होता। अगर आपका वातावरण हर समय आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेल रहा है तो हर दिन खुद से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वातावरण को थोड़ा बदल दें तो सही व्यवहार आसान हो सकता है। मान लीजिए, कविता घर आने से पहले ही अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रखने का नियम बनाती है। पढ़ने की किताब और नोटबुक पहले से टेबल पर खुली रहती है। वह खुद से 1 घंटा पढ़ने का वादा नहीं करती, सिर्फ इतना तय करती है कि घर आने के बाद
कपड़े बदलकर 5 मिनट टेबल पर बैठना है। अब उसने अपनी इच्छा शक्ति पर कम और अपने एनवायरनमेंट पर ज्यादा भरोसा किया है। यह कोई जादू नहीं है। वह फिर भी कभी कभी मोबाइल उठाना चाहेगी, मन फिर भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। लेकिन अब गलत आदत के लिए रास्ता थोड़ा कठिन और सही आदत के लिए शुरुआत थोड़ी आसान हो गई है। और व्यवहार में छोटे बदलाव अक्सर यहीं से शुरू होते हैं। हम कई बार अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े फैसले लेते हैं। अब मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा, अब मैं पूरी तरह डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा। लेकिन दिमाग के सामने यह एक नई पहचान थोपने जैसा हो सकता है। इसके विपरीत छोटा लेकिन लगातार दोहराया गया व्यवहार धीरे धीरे एक नया पैटर्न बनाता है। सुबह उठकर केवल किताब खोलना, काम शुरू करने से पहले फोन को दूर रखना, रात में अगले दिन का पहला छोटा काम लिख देना, एक बड़े प्रोजेक्ट को खोलकर केवल पहली लाइन लिखना। ये काम बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ उस दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। इनका उद्देश्य आपके दिमाग को नया संकेत देना है। जब यह स्थिति आती है तो मैं यह छोटा काम करता हूं। धीरे धीरे डिसीजन की संख्या कम होती है और यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार खुद से पूछना, क्या मुझे अभी पढ़ना चाहिए, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। लेकिन अगर आपके रूटीन में पहले से तय है कि सुबह चाय के बाद 10 मिनट पढ़ना है, तो उस समय नेगोशिएशन की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए अपने जीवन में उस जगह को पहचानिए जहां आप सबसे ज्यादा खुद से बार्गेन करते हैं। बस 5 मिनट बाद, आज छोड़ देता हूं, कल से सही शुरुआत करूंगा। यही छोटे वाक्य अक्सर पुरानी आदत के दरवाजे होते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत जिम मेंबरशिप या एक बहुत कठिन स्केड्यूल से जरूरी नहीं होती। आप रात में अपने शूज ऐसी जगह रख सकते हैं जहां सुबह सबसे पहले वे दिखाई दें। शुरुआत में केवल 10 मिनट चलने का नियम बना सकते हैं और लौटने के बाद अपने कैलेंडर में उस दिन का छोटा सा निशान लगा सकते हैं। यहां असली सफलता उस दिन कितनी कैलोरीज जली इसमें नहीं है। सफलता यह है कि आपने नया सीक्वेंस दोहराया, संकेत आया, आपने एक्शन लिया, आप फिर वही सीक्वेंस दोहराया गया। यही रेपिटेशन धीरे धीरे व्यवहार को कम अजनबी बनाती है। लेकिन एक और आम गलती से बचना जरूरी है। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए तो लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, मैं फिर से वही आलसी इंसान बन गया। यही सेल्फ जजमेंट पुराने चक्र को वापस मजबूत कर देता है। एक दिन का ब्रेक आपकी पूरी पहचान का प्रमाण नहीं है। एक हैबिट टूट सकती है, फिर शुरू हो सकती है। असली प्रश्न यह है कि ब्रेक के बाद आप कितनी जल्दी लौटते हैं। इसलिए अपने लिए परफेक्शन का नियम मत बनाइए, रिटर्न करने का नियम बनाइए। अगर आज पढ़ाई नहीं हुई तो कल पूरा दिन गिल्ट में मत बिताइए। अगला छोटा सेशन शुरू कीजिए। अगर एक सप्ताह एक्सरसाइज छूट गई तो खुद को फेलियर घोषित मत कीजिए। अगली वॉक पर जाइए, क्योंकि हैबिट्स की ताकत केवल लगातार परफेक्ट रहने में नहीं, बल्कि बार बार सही दिशा में लौट आने में है। अब तक हमने देखा कि आलस के पीछे तत्काल सुख की चाह हो सकती है, मानसिक थकान हो सकती है, ध्यान का बिखराव हो सकता है, असफलता का डर हो सकता है और पुरानी आदतों का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन इन सब को समझने के बाद भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है। जब हमें पता चल जाए कि हम अपने ही पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, तब हम खुद को दोष दिए बिना उनसे बाहर कैसे निकलें? क्योंकि शायद वास्तविक बदलाव खुद को हर दिन यह कहने से शुरू नहीं होता कि मुझे अब आलसी नहीं बनना है। शायद बदलाव उस दिन शुरू होता है जब हम पहली बार अपने आप को दुश्मन समझना बंद कर देते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आदतें, हमारा डर और हमारा मन आखिर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 6, आत्मदोष से बाहर निकलकर बदलाव की मनोविज्ञान और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आदतें, हमारा डर और हमारा मन आखिर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खुद को समझे बिना खुद को बदलने की कोशिश अक्सर एक युद्ध जैसी बन जाती है। हर सुबह आप अपने आप को आदेश देते हैं, हर रात अपनी कमियों की सूची बनाते हैं, और जब आप अपने तय किए हुए लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते
तो फैसला सुनाते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन ऐसी कठोर भाषा कई बार बदलाव को आसान नहीं बल्कि और कठिन बना देती है। मान लीजिए रिया ने कई बार एक नया रूटीन शुरू करने की कोशिश की। वह टाइम टेबल बनाती है, कुछ दिन उस पर चलती है और फिर किसी दिन रूटीन टूट जाता है। इसके बाद वह अपने आप से कहती है, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले ही उसके मन में पिछली असफलताएं घूमने लगती हैं। वह सोचती है कि फिर से कोशिश करने का क्या फायदा। शायद वह कुछ देर पढ़ती भी है लेकिन जल्दी हार मान लेती है। यहां एक छोटी सी गलती ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रिया ने एक व्यवहार को अपनी पहचान बना लिया। उसका रूटीन टूटा था लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि वह टूटे हुए रूटीन वाली इंसान है। उसने कुछ दिनों तक काम टाला था लेकिन उसने मान लिया कि वह स्वभाव से आलसी है। और जब कोई लेबल हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो हमारा दिमाग अक्सर उसी पहचान के अनुसार व्यवहार करना आसान समझने लगता है। इसलिए बदलाव की शुरुआत कभी कभी किसी बड़े लक्ष्य से नहीं बल्कि भाषा बदलने से होती है। मैं आलसी हूं की जगह मैं इस समय एक जरूरी काम को टाल रहा हूं। मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकता की जगह मुझे अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं मिला जो मेरे लिए लगातार काम करे। यह सिर्फ सकारात्मक सोच का खेल नहीं है। फर्क यह है कि पहली भाषा दरवाजा बंद कर देती है जबकि दूसरी भाषा सवाल खोलती है। अगर आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं तो आगे सोचने के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तो जांच शुरू होती है और जांच से विकल्प पैदा होते हैं। यही इस पूरी यात्रा का सबसे उपयोगी हिस्सा है, अपने व्यवहार को जज करने से पहले ऑब्जर्व करना। मान लीजिए आपने लगातार 3 दिनों से अपना महत्वपूर्ण काम टाल दिया। तुरंत खुद को दोष देने के बजाय पीछे जाइए और पैटर्न देखिए। काम कब शुरू होना था? उस समय आपके आसपास क्या था? आप कैसा महसूस कर रहे थे? काम शुरू करने से पहले आपके मन में कौन सा विचार आया? फिर आपने उसकी जगह क्या किया? हो सकता है आपको दिखाई दे कि आप हमेशा शाम को काम टालते हैं क्योंकि तब आप सच में मानसिक रूप से थके होते हैं। हो सकता है आप किसी खास प्रोजेक्ट को इसलिए टालते हों क्योंकि वह अस्पष्ट है। हो सकता है हर बार मोबाइल हाथ में आने के बाद आपका फोकस टूट जाता हो, या शायद आप शुरुआत से पहले ही पूरे काम का परिणाम सोचकर डर जाते हों। जब पैटर्न दिखाई देता है तब समाधान ज्यादा स्पेसिफिक बन सकता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला काम नहीं करता। किसी को अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करने की जरूरत होती है, किसी को बेहतर आराम की, किसी को काम को छोटे हिस्सों में बांटने की, किसी को असफलता के डर का सामना करने की और किसी को सिर्फ इतना सीखने की कि एक खराब दिन के बाद खुद को सजा दिए बिना वापस कैसे शुरू किया जाए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको रोज सुबह अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करना है। पहले ही दिन आप देर से उठ गए। पुरानी सोच कहेगी, देखा तुमसे नहीं होगा। लेकिन नई समझ कहेगी, आज क्या हुआ? मैं देर से क्यों सोया? क्या मेरा अलार्म बहुत दूर था? क्या रात में मोबाइल ने मेरी नींद देर से कर दी? क्या मैंने सुबह के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा लक्ष्य बनाया था? अब आप कैरेक्टर पर हमला नहीं कर रहे, आप सिस्टम की जांच कर रहे हैं। और यही फर्क धीरे धीरे आपको हेल्पलेसनेस से एक्शन की तरफ ले जाता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमें अपनी हर गलती के लिए बहाना ढूंढना चाहिए। सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एक्सक्यूज में अंतर है। सेल्फ एक्सक्यूज कहता है मैं ऐसा ही हूं इसलिए मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन सेल्फ कंपैशन कहता है मैंने गलती की है लेकिन मैं खुद को समझकर अगला बेहतर कदम चुन सकता हूं। पहले में जिम्मेदारी से भागना है, दूसरे में जिम्मेदारी लेना है बिना खुद को तोड़े। इसीलिए जब आप अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो एक साथ अपनी पूरी जिंदगी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। एक पैटर्न चुनिए, उसे ध्यान से देखिए, उसके ट्रिगर पहचानिए। गलत रास्ते को थोड़ा कठिन बनाइए, सही रास्ते को आसान बनाइए और जब आप चूक जाएं तो जल्दी लौट आइए। धीरे धीरे आप अपने बारे में एक नया प्रमाण इकट्ठा करने लगते हैं। आज मैंने 5 मिनट काम किया, आज मैंने डिस्ट्रैक्शन हटाया, आज मैंने डर के बावजूद शुरुआत की, आज मेरा रूटीन टूटा लेकिन मैंने हार नहीं मानी।
ये छोटे प्रमाण आपके मन को बताते हैं कि बदलाव केवल एक कल्पना नहीं है, और शायद यहीं इस किताब का सबसे गहरा संदेश छिपा है। आपको हर दिन एक अलग इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने व्यवहार के पीछे चल रहे कारणों को थोड़ा बेहतर समझना है, और फिर ऐसी परिस्थितियां बनानी है जिनमें सही कदम उठाना थोड़ा आसान हो। क्योंकि आलस अक्सर एक अंतिम उत्तर नहीं होता, वह एक संकेत हो सकता है। कभी थकान का, कभी डर का, कभी अस्पष्ट लक्ष्य का, कभी तत्काल सुख के आकर्षण का, कभी बिखरे हुए ध्यान का, और कभी वर्षों से दोहराई जा रही ऐसी आदत का जिसे हमने कभी रुककर समझने की कोशिश ही नहीं की। जब आप इन संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं तो अपने बारे में आपकी कहानी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ यह नहीं कहते कि मुझे बदलना है, आप समझने लगते हैं कि क्या बदलना है, क्यों बदलना है और शुरुआत कहां से करनी है। और जब ये सारे विचार एक साथ जुड़ते हैं तो इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सीख धीरे धीरे सामने आने लगती है कि शायद समस्या हमेशा यह नहीं होती कि हमारे अंदर काम करने की इच्छा नहीं है। कई बार समस्या यह होती है कि इच्छा, डर, आदत, ध्यान और तत्काल सुख सब हमारे अंदर अलग अलग दिशाओं में खिंचाव पैदा कर रहे होते हैं। और अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर उस तस्वीर को साफ देखने का जो शुरुआत से हमारे सामने। और अब जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो शुरुआत में पूछा गया वह सवाल फिर हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मैं सचमुच आलसी हूं? शायद इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हम हमेशा समझते रहे हैं। पहली बड़ी सीख यह है कि हर बार काम न कर पाना आलस नहीं होता। कई बार हम उस काम से जुड़ी किसी भावना से बच रहे होते हैं। कोई काम हमें कठिन लगता है, कोई हमारी क्षमता पर सवाल खड़ा करता है, कोई हमें असफलता की संभावना दिखाता है, और कोई इतना बड़ा दिखाई देता है कि पहला कदम ही असंभव लगने लगता है। इसीलिए जब आप किसी काम को टालें तो तुरंत खुद को दोष देने से पहले यह पूछना ज्यादा उपयोगी है, मैं वास्तव में किस चीज से बच रहा हूं? दूसरी सीख यह है कि हमारा दिमाग अक्सर वर्तमान के छोटे सुख को भविष्य के बड़े लाभ से ज्यादा आकर्षक मान लेता है। मोबाइल का आनंद अब भी मिलता है, आराम की राहत अब भी मिलती है, कठिन काम को टालने से मिलने वाली राहत भी अभी मिलती है, जबकि मेहनत का फल दूर दिखाई देता है। इसलिए हर बार यह उम्मीद करना कि केवल भविष्य की सफलता का सपना हमें आज काम करने के लिए मजबूर कर देगा, शायद पर्याप्त नहीं है। हमें शुरुआत को आसान बनाना होगा और सही व्यवहार को अपने वर्तमान जीवन में जगह देनी होगी। तीसरी सीख हमें अपने ध्यान और मानसिक ऊर्जा को समझने के लिए कहती है। अगर हमारा दिन लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, चॉइसेस और डिस्ट्रैक्शंस में बिखरा हुआ है तो शाम तक महत्वपूर्ण काम के लिए मन का खाली हो जाना कोई रहस्य नहीं। आराम केवल बिस्तर पर लेटना नहीं है। कई बार आराम का मतलब है कुछ देर के लिए अपने दिमाग को लगातार प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी से मुक्त करना। चौथी सीख शायद सबसे भावनात्मक है। कई बार हम काम को नहीं, असफलता की संभावना को टाल रहे होते हैं। जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हमारे मन में यह कल्पना बची रहती है कि हम सफल हो सकते थे। लेकिन कोशिश वास्तविकता सामने लाती है, गलतियां सामने आती हैं, कमियां दिखाई देती हैं, और यही कारण है कि परफेक्ट तैयारी, सही समय और पूरा कॉन्फिडेंस कभी कभी आगे बढ़ने की शर्तें नहीं बल्कि टालने के खूबसूरत बहाने बन जाते हैं। इसलिए इम्परफेक्ट शुरुआत को स्वीकार करना जरूरी है। पांचवीं सीख यह है कि केवल इच्छा शक्ति के भरोसे जिंदगी बदलना कठिन है। हमारा वातावरण, हमारे संकेत और हमारी पुरानी आदतें हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर सही काम शुरू करने के लिए हर दिन एक बड़ी मानसिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो शायद हमें खुद को और कठोर बनाने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत है। गलत आदत को थोड़ा कठिन बनाइए, सही आदत को थोड़ा आसान बनाइए, बड़े लक्ष्य को अगले छोटे कदम में बदलिए, और हर बार शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन आने का इंतजार मत कीजिए। छठी और शायद सबसे गहरी सीख यह है कि बदलाव की शुरुआत आत्मदोष से नहीं, आत्मसमझ से होती है। मैं आलसी हूं, यह एक फैसला है। मैं यह काम बार बार क्यों टाल रहा हूं, यह एक सवाल है। और बदलाव अक्सर फैसले से नहीं, सही सवाल से शुरू होता है। तो इस पूरी किताब की यात्रा हमें आखिर कहां लेकर आती है? शायद उस जगह
जहां हम अपने बारे में बनी पुरानी कहानी पर दोबारा विचार करना शुरू करते हैं। हो सकता है आपने वर्षों से खुद को आलसी कहा हो सकता है आपने अधूरे कामों, टूटे हुए रूटीन्स और टाले हुए सपनों को अपने कैरेक्टर का प्रमाण मान लिया हो। लेकिन किसी काम को बार बार टालना यह साबित नहीं करता कि आप हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे। एक खराब दिन आपकी पहचान नहीं है। एक टूटा हुआ रूटीन आपकी क्षमता का अंतिम फैसला नहीं है। एक असफल शुरुआत आपके भविष्य की पूरी कहानी नहीं लिखती। हमारी आदतें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, लेकिन वे हर क्षण हमारे भविष्य का फैसला नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश किसी नफरत से नहीं, बल्कि समझ से शुरू करें। अपने आप से ईमानदार बनिए। अगर आप थके हैं तो उसे पहचानिए। अगर आप डर रहे हैं तो उसे नाम दीजिए। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटा कीजिए। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो अपने वातावरण को बदलिए। अगर आप एक दिन चूक गए हैं तो अगले दिन लौट आइए। आपको एक ही दिन में पूरी तरह डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस एक क्षण को पहचानना है जहां पुराना पैटर्न शुरू होता है और वहां एक छोटा सा अलग चुनाव करना है। हो सकता है वह चुनाव केवल 5 मिनट काम करने का हो सकता है फोन को दूसरे कमरे में रखने का हो सकता है डर के बावजूद पहला, या शायद सिर्फ इतना कहने का। मैं अपने आप को दोष देने से पहले समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को देखना शुरू करते हैं, उसी दिन बदलाव का रास्ता थोड़ा साफ होने लगता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है। आपको अपने आप से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन को समझना है, क्योंकि कई बार जिसे हम आलस कहते हैं वह हमारी कमजोरी का अंतिम प्रमाण नहीं होता। वह एक संकेत होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे समझने की जरूरत है। और जब समझ बढ़ती है तो सही कदम चुनने की संभावना भी बढ़ती है। बदलाव हमेशा किसी बड़े और नाटकीय क्षण से शुरू नहीं होता। कई बार वह बस उस छोटे से पल से शुरू होता है, जब आप काम से भागने की जगह रुककर अपने आप से पूछते हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और मेरा अगला छोटा कदम क्या हो सकता है। शायद वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। दोस्तों, उम्मीद है द साइकोलॉजी ऑफ लेजी पीपल की यह यात्रा आपको सिर्फ ज्यादा काम करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करेगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही शानदार किताबों की गहराई से हिंदी में यात्रा करने के लिए उड़ान बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक अच्छी किताब सिर्फ नई जानकारी नहीं देती, कई बार वह हमें खुद के भीतर छिपे उन सवालों से मिलवाती है जिनके जवाब हमारी जिंदगी बदलने की दिशा दिखा सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और शानदार किताब की नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, खुद को हर समय दोष मत दीजिए, खुद को समझिए और फिर एक छोटा सा सही कदम उठाइए। धन्यवाद।